नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें, खासतौर से जो पॉलिटिकल हलचल हैं उन पर हमारी नजर रहती है। मीना शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जुड़ाव के लिए। NS पटेल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तमाम दूसरे लोग भी जल्दी से जल्दी अगर जुड़ जाएंगे तो हम लोग इसको टाइमली शुरू कर पाएंगे। ठाकुर दुराज जी, हेलो, हाउ आर यू? दिनेश पंडित जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जय हिंद अक्षय जी, दिनेश राव जी, गुड इवनिंग। MD हरीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार NS पटेल जी, कैसे हैं आप? निर्मल सेन जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? किशन शर्मा जी, विकास कश्यप, राम राम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जालम सिंह, नमस्कार। बलविंदर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राजेश ठाकुर जी, जय हिंद, हाउ आर यू? ओम प्रकाश नेगी जी, नमस्ते। आप काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा सारे के सारे, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे, जल्दी से जल्दी जुड़ा हो। अखिल अग्नोत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। राजू कटवाल जी, थैंक यू। अनिल आजाद जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली इसको सभी शेयर कर दीजिएगा। आज हम आज से बेसिकली तमाम जिलों का सीट वाइज सर्वे, कौन कहाँ कितना आगे है, कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ पिछड़ा हुआ है, इसकी सारी चर्चा करेंगे। हालांकि ये सर्वे हमको एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब टिकटें आ जाएंगी तो समीकरण बदलेंगे। लेकिन अब तक जो हमने ये सर्वे किया है, ये सितंबर तक की जो स्थितियां थी वो हम जिलावार आपसे जो है साझा करेंगे। और आज सबसे पहले सिरमौर से शुरू करेंगे। टेक्निकली कांस्टिट्यूंसी चौराहा से शुरू होती है पहली, लेकिन और उधर को जाती है। हम उधर से शुरू करेंगे सिरमौर से, क्योंकि सिरमौर से ही पहले मुख्यमंत्री भी आए थे, तो वहां से शुरू करेंगे। सिरमौर में अभी किसके पास कितनी सीटें हैं और कौन कितनी सीटों पे आगे है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पब्लिक का मूड क्या है। पार्टियां तो यही कहती हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। हमने अपना पूरा अनुभव, पूरा हमारा अमला और पूरा हमारा जो अब तक का इस एक्सपीरियंस था सारा चुनाव का, उस सर्वे में हमने लगाया है। तो इस सर्वे को हम लोग उस लिहाज से देख रहे हैं कि इसको हमने इतनी बारीकी से कंडक्ट किया है कि हमको लगता है कि ये ऑलमोस्ट नियर टू ट्रू है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बल्क ड्रग के पार्क को मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत बड़ा बल्क ड्रग पार्क जो है वो ऊना में प्रस्तावित है, हरोली में। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगा इमीडिएटली। और उसके बाद बाकी जो इसमें निवेश है उसकी भी संख्या लगातार बढ़ेगी। और ये इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में इसकी चर्चा करी थी। ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी को लग रहा है कि वो हरोली में भी कोई कमाल दिखाएगी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। वो क्या होता है क्या नहीं होता बात की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करेगी। पहली तो बद्दी में हो चुकी है, दूसरी की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। और अब इसकी संचालन समिति ने आज मेगा प्रोजेक्ट की DPR को भी ओके कर दिया है। और इसके बाद जो अब ये तेजी से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी 5-7 दिन में या 10 दिन में, सब 15 के बाद कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। लेकिन ये ओके हो गया है। अभी कब धरातल पर उतरता है कब नहीं उतरता है ये देखने की बात है। लेकिन अभी ये चीज़ें पाइपलाइन में जो थी वो क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज चंबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की भी समीक्षा की है और उन्होंने उसके प्रबंध देखे हैं। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो हर्ष महाजन पे है। हर्ष महाजन ने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद से वहाँ पे रैली का खाका बना। और ये माना जा रहा है कि लंबे समय से हर्ष जो चंबा से बाहर थे, अब इस रैली के जरिए अपने आप को वहाँ रीलॉन्च करेंगे। क्या वो चंबा से चुनाव लड़ते हैं इस पर नजर रहेगी, या फिलहाल जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो ये सौंपी गई है कि वो कुछ बड़े नाम चंबा में, चंबा रैली से पूर्व या चंबा रैली के दौरान बीजेपी में शामिल करवाएं कांग्रेस के। तो वो कौन है कौन नहीं है इस पर भी नजर है। कांग्रेस के बहुत से लोग अब एक ऐसी बात में भी है जो हर्ष महाजन के साथ ही रहे हैं। अब वो वापस लौटेंगे हर्ष महाजन के साथ नहीं लौटेंगे ये देखना होगा। लेकिन ये इस बात पे नजर रहेगी कि हर्ष कितना हर्ष बीजेपी को दिलवा पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि लंबे समय से वो लगभग 1.5-2 दशक ही कह लीजिए, 17 साल से वो बाहर हैं अरीना से। और उसमें देखना होगा कि सक्रिय राजनीति में वो किस तरह से लौटते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम एक और खबर की, तो कांग्रेस की लड़ाई की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा
जो अपडेट है हमें आ रही है कांगड़ा से। बेल्जियम के 2 ट्रैकर जो हैं, माफ कीजिएगा, बेल्जियम के 2 ट्रैकर बड़ा बंगाल के स्नो बाउंड एरिया में कहीं फंस गए हैं। 2-3 दिन से इनकी सूचना है। अब इनको लोकेट कर लिया गया, लेकिन इनको रेस्क्यू करने के लिए कल भारतीय वायुसेना से मांग की गई है कि वो चॉपर के जरिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाएं। कि इनका पता चल गया है। इनका नाम है पीटर वान गीट द स्नेहा। ये बेल्जियम के ब्रसल्स के रहने वाले हैं और लोकेशन इनकी जो बड़ा बंगाल क्षेत्र में पाई गई है। ये 5 को इन्होंने कलहनी पास से क्रॉस किया था और उसके बाद से जो है इनसे संपर्क कर दिया था। वर्तमान देवी की एक मड़ी है, वहाँ चट्टान के नीचे 4 दिन से शेल्टर लिए हुए हैं, यानी सेफ है। लेकिन बर्फ के कारण स्नेहा स्नो ब्लाइंडनेस की समस्या से जूझ रही हैं। और पीटर वान ने बताया कि 14,000 फुट की ऊंचाई पर वे हैं और अपनी लोकेशन भी उन्होंने भेजी है। उनके पास खाद्य सामग्री नहीं है और वो चलने फिरने में इसकी वजह से असमर्थ हो गए हैं। तो अब इनको जो है अगर बाई एयर लिफ्ट किया जाता है तो इनकी जान बचाई जा सकती है और सरकार इस मामले में लगी हुई है। एयरफोर्स से चॉपर ऑपरेशन चलाने के लिए जो है वो आग्रह किया गया है। उधर कांग्रेस में कल नोकझोंक हुई है, लड़ाई हुई है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं 2 बड़े नेताओं में, जो अपने अपने लोगों के लिए टिकटों की पैरवी कर रहे थे। हालांकि कल जिन टिकटों पे फैसला होना था 22 के आसपास सीटों पे, उसमें से किसी पे भी फैसला नहीं हुआ है और ये डेफर कर दिया गया है। किसी में 2 का पैनल है, किसी में सिंगल का है। अधिकांश में 3, 4 और यहाँ तक कि 5 का भी पैनल गया है। कोटलाड में 4 का पैनल गया है, 5 का, इस तरह से पैनल गए हैं। बिलासपुर में 3-4 का पैनल गया है। लेकिन इस दौरान जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें 2 बड़े नेता आपस में कहीं उलझ गए, भिड़ गए कह लीजिए। हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन जिस लेवल के नेता हैं उस लेवल पे अगर बर्बल इनका भी जो है युद्ध होता है, वाक युद्ध भी होता है, तो उसको भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और स्थितियां ऐसी थी कि मुकुल वासनिक को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन उनको भी खरी खोटी सुना दी गई। मामला वही है कि अपने लोगों को टिकट दिलाया जाए, क्योंकि अभी निश्चित तौर से जो कौल सिंह ने भी कल कहा था कि कांग्रेस में बहुत से मुख्यमंत्री हैं, तो ये लड़ाई वहां की भी होगी। टिकट उस हिसाब से भी दिलाए जाते हैं, क्योंकि बाद में जब फैसला होता है तो फिर कई बार विधायकों की भी परेड जो है वो करवाई जाती है, नुमाइश करवाई जाती है उनकी भी हाईकमान के सामने। तो सारी चीजें हैं। लेकिन इसी बीच में, इस लड़ाई के बीच की खबर के बीच में जो है प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ये निश्चित तौर से इस लड़ाई को लेकर नहीं लिखी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जानी चाहिए, क्योंकि 2 उसकी उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि एक तो बीजेपी अब खुलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और तमाम जो अपने कार्यक्रम है उसको सरकार के खजाने से वो अंजाम दे रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो, उस पर सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है, चाहे उनके दूसरे नेताओं के दौरे हों और रैलियां हों, उन पे सरकारी पैसा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया। आरोप कोई नया नहीं है, हर बार लगता है, लेकिन कितना सही होता है कितना नहीं होता है ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अमृत महोत्सव के नाम पर खास तौर से उन्होंने इंगित किया है करोड़ों की फिजूल खर्ची करी जा रही है और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, जबकि पहले ही जयराम सरकार ने कर्ज में प्रदेश को डुबो रखा है। उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, आज भी बदली है। कल शाम को धर्मशाला से हमारे एक दर्शक ने बता दिया था कि वहाँ बारिश हो रही है और आज भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश है। बारिश का माहौल बना है। 5 दिन 11 तारीख तक का अलर्ट है। हायर एरियाज में, स्नो बाउंड एरियाज में जो है स्नो का भी अलर्ट है। तो उन्होंने भी कहा है कि जो हायर एरियाज है, स्नो बाउंड एरियाज है, वहाँ पे अच्छे से चुनाव हो जाए, इसके लिए समय पर चुनाव आयोग को जो है कदम उठाना चाहिए और इसके लिए आदर्श आचार संहिता जो है वो लगा देनी चाहिए। तो ये तो मामले थे जो सामान्य खबर थी उनके जी। अब हम चर्चा करेंगे उस सर्वे की जो हमने लगभग 4 महीने उसको लगाए हैं और 4 महीने में हमने उसके 4 दौर किए। पहले दौर को जांचने के लिए दूसरा, दूसरे को जांचने के लिए तीसरा, तीसरे को जांचने के लिए चौथा दौर हमने किया और ये सर्वे हमने जिलावार किए हैं। निश्चित तौर पे ये बदलेंगे क्योंकि समीकरण बदलते हैं जब टिकटें आती हैं आमने सामने, क्योंकि अभी कई जगह तस्वीर ही क्लियर नहीं कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं। लेकिन ओवरऑल हमने कैंडिडेट्स को तो ध्यान में रखा ही, लेकिन हमने ये भी चीज़ में ध्यान में रखी कि अगर कैंडिडेट्स कोई भी आता है तब भी क्या स्थितियां हैं। तो अभी आज हम जिलावार सर्वेक्षण में शुरुआत करेंगे। आज हम सिरमौर की डेली आपके पास आएंगे। अगले 8-10 दिन में हम सभी जिलों को निपटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय कम है। तो सिरमौर जो है वहाँ पे 5 सीटें हैं विधानसभा की। किसी जमाने में डबल सीट्स भी होती थी। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार वहाँ से ही चुनाव लड़के आए थे जब 63 में उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि तब जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसी को विधानसभा मान लिया गया था और उसके वो सदस्य नहीं थे। ठाकुर करम सिंह जिसके चेयरमैन थे उस दौरान की बात है। तो फिर वो रेणुका जी से
डबल सीट का जो चुनाव था वो लड़के आए थे। हितेश्वर सिंह को वहाँ से रिजाइन करवा के उनकी सीट पे चुन के आ गया। वो जमाने डबल सीट के भी होते थे, प्रतिनिधित्व देना पड़ता था कमजोर वर्गों को उस तरह से। लेकिन अब दूसरी स्थितियां हैं। फिलहाल वर्तमान में यहाँ बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, पच्छाद की, नाहन की और पांवटा की। सीधी लकीर सिरमौर का अगर आप नक्शा रखें तो सीधी लकीर आप खींचेंगे तो पांवटा, नाहन और पच्छाद। ये पच्छाद में रीना कश्यप उपचुनाव में, क्योंकि उससे पहले सुरेश कश्यप जीते थे आम चुनाव में, फिर वो सांसद हो गए तो उपचुनाव हुआ, वहाँ रीना कश्यप जीती थी। राजीव बिंदल नाहन के, और सुखराम चौधरी जो एमएलए के साथ साथ मंत्री भी हैं वो पांवटा साहिब से इस वक्त हैं। 3 सीटों पे बीजेपी है और शिलाई और रेणुका जी में 2 सीटों पे कांग्रेस है। अभी स्थिति ये है कि शिलाई की सीट पे हर्षवर्धन और जैसे कि माना जा रहा है कि बलदेव तोमर में मुकाबला होगा। हालांकि बीच में ये चर्चा भी चली कि हर्षवर्धन ही उठ के बीजेपी में आ जाएंगे, बीच में ये चर्चा भी चली कि विनय कुमार ही उठ के आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो आ जाएंगे तो अलग बात है, तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, उस पर फिर से हम विवेचना करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर शिलाई की बात करें तो शिलाई में हर्षवर्धन थोड़ा सा आगे हैं बलदेव तोमर से। अब हाटी को आरक्षण वाला जो मसला है वो उनको कितना लाभ पहुंचाता है बीजेपी को, और कितना बलदेव तोमर गेन कर पाते हैं या बीजेपी गेन कर पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस वहां पे एज पे है। बातें भी तभी चल रही होंगी कि हर्षवर्धन को ज्वाइन करवा लिया जाए, अदरवाइज क्यों चलेगी? हारे को कौन हारे को तो हरी नाम है, उसको कोई ज्वाइन नहीं करवाता। तो फिलहाल शिलाई में कांग्रेस को एज है, और अभी देखना है कि वैसे परंपरागत रूप से ये कांग्रेस की सीट है और बरसों से कई दशकों तक इस सीट पे हर्ष महाजन जी के ही परिवार का कब्जा रहा है। बीच बीच में ये कब्जा टूटा, बलदेव तोमर ने हर्ष को हराया, और इससे पहले जग सिंह नेगी जीते थे, उन्होंने कुमार सिंह जी को हराया था, हर्ष के पिताजी को। तो ये अभी फिलहाल वहां पे कांग्रेस का एज है, शिलाई का, ये क्लियर हो गया। तो 1 सीट पे कांग्रेस का। पांवटा साहिब में सुखराम की स्थितियां जो लग रहा था कि थोड़ी सी परेशानी वाली हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर हैं, थोड़ी सी सामान्य हुई, थोड़ी सी उनको राहत मिली है। सुखराम अब वहां कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल होने की वजह यह है कि भले ही अभी कांग्रेस का टिकट तय नहीं है, उसमें भी लड़ाई पड़ी है, पहली वजह यह है, लेकिन खैर वो किसी ना किसी को मिलेगा ही। लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता, युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं वो मुनीष ठाकुर, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका ये माना जा रहा है कि उनका जो बेसिक आधार है, जो बेस है उनका, वो कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस को डेंट पहुंचाएंगे। ये साथ साथ में आप ये भी देखेंगे हमारे सर्वेक्षण में कि कहाँ किसको डेंट पहुंचाया जा रहा है। एक मुश्त ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी या जो तीसरा ऑप्शन है वो किसी एक ही पार्टी को डेंट करेगा, वो अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण होंगे। तो पांवटा का समीकरण यह है कि आम आदमी पार्टी डेंट करेगी वहां कांग्रेस को। लेकिन दूसरा जो मसला है वहां पे वो ये है कि आम आदमी पार्टी के 2 लीडर वहां पे झंडा उठाए हुए थे। मुनीष ठाकुर तो कांग्रेस से गए थे, कांग्रेस के ही एक और युवा कांग्रेस के एक नेता, मुनीष ठाकुर के ही साथी नौटी, अरविंदर नौटी, वो भी झंडा उठाए। पहले भारतीय किसान यूनियन में थे टिकैत के साथ, फिर ये आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के इनको दायित्व मिला, इनको वहाँ जिम्मेदारी मिली किसान मोर्चा में आम आदमी पार्टी के, वो भी झंडा उठाए होते, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला है। टिकट डिक्लेयर हो गया, जो 4 टिकट डिक्लेयर हुए आम आदमी पार्टी के, नगरोटा का और इसके अलावा लाहौल स्पीति का और इसके साथ ही ये पांवटा साहिब का। तो ये पांवटा साहिब वाले टिकट में जो है ये मुनीष ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि नौटी क्या करते हैं। नौटी अगर कोई नटोरियस चीज करते हैं, कोई शरारत करते हैं, तो उसका फिर नुकसान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो भी बेसिकली वो भी कांग्रेसी हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में सुखराम सुखी हैं। ऊपर से कुछ पंचायतें हाटी बहुल एरिया के भी 14-15 पंचायतें हैं जो सुखराम को लाभ देंगी। लेकिन ये हाटी वाला मसला जो है ये दुधारी तलवार वहां पे हो गया, क्योंकि हाटियों को आरक्षण के बाद जो है वहां पे कुछ जातिगत आरक्षण को लेकर जो है वो विरोध के स्वर भी आ रहे हैं, उधर से भी को विरोध आ रहे हैं। तो ये अब सो हो गया, दुधारी मामला हो गया। सिरमौर में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। लेकिन अभी हाटी मूवमेंट से जुड़े लोग जो हैं उन्होंने भी कहा कि वो घर घर जाके बीजेपी के लिए समर्थन मांगेंगे, तो उसको देखना होगा। तो पांवटा में बीजेपी थोड़ी रिलैक्स, शिलाई में कांग्रेस थोड़ी रिलैक्स, या कह लीजिए एज। बात करते हैं नाहन की। नाहन में राजीव बिंदल शिफ्ट करके गए थे सोलन से, जब सोलन रिजर्व हो गई थी तो वो शिफ्ट करके गए थे। तब की स्थितियां काफ़ी उनके लिए परेशानी वाली थी, लेकिन उन परेशानी से पार पाते हुए चुनाव जीते थे, फिर उन्होंने दूसरा जीता चुनाव है। तो ये इस बार स्थिति यह है कि नाहन में कांग्रेस के टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई है। अजय सोलंकी को बहुत ज़्यादा चुनौती जो है अभी झेलनी पड़ रही है। नाहन की सीट भी अभी फाइनल नहीं हुई है। उधर बिंदल जो है वो तय है कि उनको ही लड़ना है, वो तो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं।
और बिंदल का चुनाव प्रबंधन को आप जानते हैं, नाहन जिस तरह से उन्होंने पहली बार जीता था, तो बिंदल वहां पे एकदम जो है आरामदायक स्थिति में है। और अब कांग्रेस की जिसको भी टिकट देती है वो कितनी चुनौती दे पाता है ये देखना होगा। हालांकि इसके बीच में एक फैक्टर होगा, कांग्रेस का जो सारी गेम है वो डिपेंड करेगी इस बात पे कि देवभूमि पार्टी वहां नाहन में, सिरमौर में, नाहन में क्या करती है, क्योंकि रोमित सिंह बार बार नाहन जाते हैं, उनका वहां पे प्रभाव है, क्या वो वहां से लड़ते हैं। हालांकि आज उन्होंने रैली जो है वो अर्की में करी है, अर्की कुनिहार वाले एरिया में जहां उनके घर हैं, लेकिन वहां निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि देवभूमि पार्टी अपने किसी न किसी उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि सारी कर्मस्थली एक तरह से जो है वो कुनिहार या अर्की या सोलन कम रही है इस पार्टी की, उनकी रोमित सिंह और उनकी पार्टी की, और सिरमौर ज़्यादा रही है, नाहन में ज़्यादा गतिविधियां रही है। तो अगर वहाँ कोई सशक्त उम्मीदवार आ जाता है तो फिर उसको ये देखना होगा उसमें कि वो बीजेपी को क्या इतना डंट कर पाता है कि बिंदल को चुनौती हो जाएगी। फिलहाल बिंदल को कोई चुनौती नहीं है। और अब आते रेणुका में। नाहन की जो स्थितियां हैं बिंदल की, वैसी स्थितियां रेणुका में कांग्रेस की है विनय की। विनय कुमार वहां से हैं, उनके पिताजी लंबे समय तक वहां से प्रतिनिधि रहे, बीच में एक ब्रेक आया, हृदय राम जीते वहां से। लेकिन अभी स्थिति ये है कि बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता होंगे, बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे, लेकिन बहुत से ऐसे नेता होंगे, क्योंकि मैंने कुछ को पूछा भी था और अच्छे अच्छे लेवल के नेता थे कि रेणुका में कौन है जी, तो वो सोच में पड़ गई थी कि रेणुका में कौन है। तो अभी बीजेपी को वास्तव में स्थिति नहीं क्लियर है कि रेणुका में कौन है। शायद यही इसलिए बात हो रही होगी कि रेणुका में विनय ही है, क्योंकि विनय के ऊपर उनकी आंख थी, चले गए काजल, चुराना चाहते थे विनय को। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, चुरा ही लेते हैं अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल स्थितियां है कि लग नहीं रहा है कि विनय कांग्रेस छोड़ेंगे, तो विनय वहां कंफर्टेबल हैं। विनय की स्थितियां लगभग वैसी ही जैसी बिंदल की हैं। बीजेपी किसको टिकट देती है किसको नहीं, बीजेपी को अभी ये तय नहीं है। और उसके बाद फिर बाकी जो समीकरण है वो तो बाद की बात में देखी जाएगी, आम आदमी पार्टी से कौन आता है। अभी तो फिलहाल यही नहीं पता है कि बीजेपी से कौन आएगा। अब बात करते हैं पच्छाद की। पच्छाद हॉट सीट हो गई है। वजह उसकी वो नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं, वजह उसकी वो है जो चुनाव लड़ते रहे हैं। पच्छाद जो है वो होम सीट है बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप की। उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, सीट खाली हुई, वहां पे रीना कश्यप को लड़ाया गया, रीना कश्यप उपचुनाव में जीती। उस उपचुनाव में कांग्रेस की बागी कैंडिडेट दयाल प्यारी ने, वह माफ कीजिए बीजेपी की बागी कैंडिडेट दयाल प्यारी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, एंड शी मैनेज्ड मोर देन 9,000 वोट्स, 10,000 के आसपास वोट्स उनको मिले थे। और अभी दयाल प्यारी कांग्रेस में है और कांग्रेस ने उनकी टिकट क्लियर कर दी है। घोषणा होनी है, लेकिन ये तय है कि वहां दयाल प्यारी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अब समीकरण है वो ये है कि पहली नजर में जो हमारा सर्वे जो हमने किया वो कहता है कि दयाल प्यारी और रीना कश्यप के मुकाबले में दयाल प्यारी भारी है, ये सर्वे कहता है हमारा वहां पे, और अच्छे अंतराल से वो भारी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पर्दे के पीछे के खिलाड़ी सुरेश कश्यप हैं और गंगूराम मुसाफिर। अब गंगूराम मुसाफिर को अगर पार्टी मना लेती है कि जनाब आप बहुत हो गया, आप एक के बाद एक 4 चुनाव वैसे भी हार गए, उपचुनाव भी हारे, और उससे पहले लोकसभा का, उससे पहले विधानसभा के, तो लगातार वो 2 चुनाव शायद कश्यप साहब से हार गए, फिर एक चुनाव लोकसभा का और एक उपचुनाव हार गए ये। तो अगर उनको पार्टी ये मनाने में कामयाब रहती है कि आप पार्टी के लिए करिए, अब सक्रिय राजनीति से आप संन्यास लीजिए, संगठन की राजनीति कीजिए, आप वोट की राजनीति रहने दीजिए, तो फिर ये तय है कि वहां दयाल प्यारी जो है वो मतदाताओं की प्यारी साबित हो सकती है। फिलहाल यही मैंने कहा कि इनके पीछे की है। तो यहाँ हमारा जो सर्वे है, पहले चरण जो है हमारे, जो जिसको हम आज से शुरू कर रहे हैं, उसमें दयाल प्यारी को बढ़त है रीना कश्यप के ऊपर। लेकिन पर्दे के पीछे के खिलाड़ी आएंगे। अभी पर्दा एक गिरेगा, फिर दूसरा, आजकल तो देखा होगा ना अपने मंच पे 2-2, 3-3 पर्दे होते हैं, एक पर्दे से कुछ सीन आता है, दूसरे से कुछ आता है, तीसरे से कुछ आता है। तो फिलहाल 5 सीटों में से 2 पे यहाँ पे पौंटा और नाहन क्लियर एज दिख रहा है बीजेपी को, और 3 सीटों पे एज है कांग्रेस को। ये स्थितियां हैं। तो 3 कांग्रेस का और 2 बीजेपी का। हाटियों का मुद्दा कितना असर करता है ये अभी तय नहीं हो पाया है, उसके बाद की स्थितियां बदलती हैं, तो हम आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ 3-2 से कांग्रेस आगे है। अब तोड़फोड़, तीसरा कोण, ये डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नाहन में देवभूमि पार्टी का कौन
कैंडिडेट होता है और वो कितने वोट तोड़ पाता है, क्योंकि देवभूमि पार्टी के बारे में माना जा रहा है कि ये बीजेपी के वोट तोड़ेंगे। अब ये बीजेपी के एंटी वोट्स को ही लेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अगर बीजेपी के वोट तोड़ देंगे तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन कितना होगा कितना नहीं ये वक्त बताएगा, वक्त अभी है। अभी तो आचार संहिता लगनी है, उसके बाद भी पल पल चीज़ें बदलेंगी। जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता तब तक तस्वीर साफ नहीं होती। मैंने कहा ना कि स्थान काल पात्र, तो अभी काल भी बचा हुआ है, पात्र भी बचे हुए हैं, पात्र भी तय नहीं है, स्थानों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल का ये मामला है, लेकिन राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। राज मिलत बन रामी दीनो कै कई की मतिहरी लीनो। रात को डिसाइड हो गया था कि प्रभु श्री राम का राज्यभिषेक होगा और सुबह उनको वनवास हो गया। तो यही राजनीति है, राज की नीति। तो इसमें ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है कि हम लोग आप तक जो है निष्पक्ष सर्वे पहुंचाएं। किसी की लाग लपेट में हम नहीं फंसने वाले। अब हमें जानते हैं अच्छी तरह से, कड़वे को कड़वा सच हम कहने के मास्टर हैं जी, और हम कहते रहेंगे इसमें। तो ये है जी। बलवंत राय चौहान ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है कि अगर दयाल प्यारी जीती तो सुरेश जी की प्रधानी जाएगी। देखिए फिर तो कईयों का कई कुछ जाएगा जी। इस चुनाव में बहुतों का कई कुछ जाएगा, बहुत कई कुछ पाएंगे। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े दिग्गज हारेंगे इस बार भी। हमने पिछली बार भी कहा था कि बड़े बड़े दिग्गजों की साख जो है दांव पे है, और इस बार भी बड़े बड़े दिग्गजों को जमीन सुंघा देंगे हमारे मतदाता के मूड को आप नहीं भांप सकते। तो परमार जी ने 1952 में 24 मार्च 1952 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, और वो मुख्यमंत्री बने थे। बाद में यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया फिर से हिमाचल प्रदेश, तो विधानसभा भंग हो गई। फिर 1963 को दोबारा परमार मुख्यमंत्री बने। 1963 से ही आधिकारिक रूप से जो हमारी अभी की विधानसभा उसका कार्यकाल 1963 से ही माना जाता है, पिछलों को नहीं माना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री नहीं थे, उनका कार्यकाल हो गिना जाएगा। फिर 1977 तक रहे थे, 63 से 77 तक। तो पहला मुख्यमंत्री सिरमौर से मिला था, और इसीलिए हमने पहला जिला भी आज जो अपने सर्वेक्षण का था वो सिरमौर को चुना। और धीरे धीरे सभी जिलों पे आएंगे। कल हम सोलन की बात करेंगे, फिर शिमला, फिर कांगड़ा, तमाम चीज़ों की बात करेंगे। बिलासपुर से भी बताएंगे जी, एक एक करके बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बड़ा है, गौरव कौंडल जी, उस पर भी आएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और हमारा ये, मैंने कहा कि हमारा ये पूरा अनुभव इसमें हमने झोंका है। हमारा दावा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टीक रहेगा, तो मतलब फुल रहेगा नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें अभी चेंज होनी है, पात्र चेंज होने हैं, स्थान है, अभी काल बचा हुआ है, पात्र भी बचे हुए हैं। तो पात्रों के बाद भी समीकरण बदलते हैं, लेकिन उसको भी हम करेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे साथ में। जो एड ऑन सर्वे है वो भी करेंगे इनका। तो फिलहाल ये है जी। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये मैंने कोई इस तरह से नहीं किया सर्वे हम लोगों ने कि जी एनपीएस के वोट कितने कितने नहीं है। ये भाई साहब बता रहे हैं, वो तो करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और बाकी वाले एनपीएस के। हम तो ओवरऑल मूड की बात करें जी। रूपलाल जी, हाँ ठीक है। रेणुका में बिल्कुल ठीक है। रेणुका में फिलहाल विनय आगे हैं जी, फिलहाल विनय आगे हैं। वक्त के साथ साथ क्या समीकरण बदलेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। बट अबाउट सरकाघाट, सरकाघाट मंडी में आता है सचिन जी, बिल्कुल जब मंडी की बात आएगी तो करेंगे जी, तो करेंगे जी। जोगिंद्र नगर भी मंडी, जंग बहादुर जी जोगिंद्र की मंडी में जी। बिजलाल जी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज हमने सिर्फ सिरमौर का, हम कोशिश करेंगे कि बीच में 2 जिले ले लें। पहला दिन था तो हमने कहा तसल्ली से 1 जिला लेते हैं, लेकिन 2 जिले लेने पड़ेंगे क्योंकि 12 जिले हैं। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि इसको संसदीय क्षेत्र में, लेकिन देखिए हमने अलग अलग तरह से सर्वे करवाया है। हमने सीट वाइज भी करवाया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करवाया है, और संसदीय क्षेत्र के लिहाज से भी करवाया है। फिर उन तीनों को हमने एक बार फिर से निचोड़ से देखा है। तब चौथा जो है उसका अभी ये जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो चौथा वाला मामला आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और व्यक्तिगत रूप से जाके हमने इन जगहों में घूम के लोगों का मूड देखा है जी। थैंक यू जी। क्या नहीं बोलता महाराज बड़का जी, क्या पूछते तुसा रोज, क्या नहीं बोलता पूछा तुसा कोई पूछ रहे हैं जी कि रोज जो है, हाँ अकेश कुमार जी बोले कि रोज पुछदे नहीं बोलता। दसा महाराज क्या नहीं बोलता, कई बार गल्लां रह भी जांदियां, तो पूछ ही लिया। अभी इनिशियल है देसराज जी, अभी कई चीज़ें हैं, कई जिले हैं इसमें। नहीं करेंगे
रणजीत सिंह जी नहीं करेंगे बंद, आपकी आ गया सिर माथे, इसको बंद नहीं करेंगे जी। हमीरपुर भी आएंगे, रजनी सरोज आएंगे जी। बिलासपुर का आएंगे, अशोक जी आएंगे, बिलासपुर भी आएंगे। बिल्कुल जनाब, अंतर्यामी है, 30 साल हो गए। संजीव सोंडा जी 30 साल हो गए पत्रकारिता में जनाब। अंतर्यामी जैसी बात तभी आती है, ऐसी नहीं आती है। देखते हैं बलदेव जी, सरकार से अभी तो टिकट फंसी है, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।